रूप से मेरे लिए ये बहुत ही भावुक क्षण है। आज दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही है। बारिश का ये मौसम मुझे बचपन के उन दिनों की याद दिलाता है जब मैं अपने पैतृक गांव में रहा करता था। घर कच्चा था, मिट्टी की दीवारें थी। तेज बारिश के समय फूस की बनी छत पानी रोक नहीं पाती थी। हम सब भाई बहन कमरे की दीवार के किनारे खड़े होकर इंतजार करते थे कि बारिश कब समाप्त होगी। आज देश में ऐसे कितने ही रामनाथ कोविंद होंगे जो इस समय बारिश में भीग रहे होंगे, कहीं खेती कर रहे होंगे, कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, शाम को भोजन मिल जाए इसके लिए पसीना बहा रहे होंगे। आज मुझे उनसे कहना है कि परौंख गांव का रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर जा रहा है। नमस्कार। तो रामनाथ कोविंद आज देश के 14वें राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिए गए हैं। वे देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से आते हैं। पेशे से वकील रहे हैं। इससे पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुने गए, आईएएस बने और 2002 में संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया। रामनाथ कोविंद बीजेपी से 1991 में जुड़े। 1998 से 2002 तक उन्होंने बीजेपी के दलित मोर्चे की अगुवाई की। 2 बार चुनाव लड़े जो वे हार गए। 1994 में राज्यसभा के सदस्य बने और 12 साल तक बने रहे। राष्ट्रपति पद से पहले वे बिहार के 36वें राज्यपाल 2015 में चुने गए थे। तो कोविंद जी के गांव में आज सुबह से ही जश्न का माहौल था। कानपुर देहात के परौंख गांव में उनके घर में परिवार के साथ परिजनों के आने का सिलसिला लगा रहा। परिवार के लोगों ने दिल्ली में शपथ समारोह में आने के लिए तैयारियां कर ली हैं। उनके बड़े भाई की आज भी छोटी सी कपड़े की दुकान वहां पर चलती है। बाबा की बनी सरकार आज नचने दे मैनू नचने दे मेरे बाबा की बनी सरकार आज तो राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद के नामांकन और चयन ने दलित राजनीति के सवाल को फिर से सामने ला खड़ा किया है। 2011 के सेंसस के अनुसार देश में 16.6 दलित हैं। 2001 से 2011 तक दलितों की जनसंख्या 20.8% बढ़ी। अगले साल गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और कर्नाटक में चुनाव हैं। गुजरात में 7.1% दलित, कर्नाटक में 18% दलित, हिमाचल प्रदेश में 25% दलित वोट हैं। तो साल के अंत में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होने, यहाँ पर 12 और 15% दलित हैं। 2019 में तो लोकसभा के लिए चुनाव होने ही हैं। तो कल ही हमने देखा बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती का गुस्से में इस्तीफा देना, तमतमाते हुए सदन से बाहर जाना कई सवालों को खड़े कर गया। जब बसपा के पास एक भी लोकसभा सीट नहीं, सिर्फ 19 विधायक हैं, तो किस बूते मायावती राज्यसभा का 9 महीने का समय छोड़कर यूं ही चल दी। क्या इस इस्तीफे से वो बीजेपी द्वारा राष्ट्रपति पद पर दलित को बैठाने की अहम कोशिश की हवा निकालने में कामयाब रही हैं? क्या सहारनपुर पर ना बोलने देने की अनुमति जताकर उनके इस्तीफे से बीजेपी के दलित हिमायती बनने की छवि को ठेस पहुंची है? या फिर सहारनपुर में चंद्रशेखर जैसे युवा नेता की भीम सेना से वो सख्ते में हैं? क्या उनके लिए चंद्रशेखर और जिग्नेश मेवानी का साथ आना खतरे की घंटी बन गया है? बताया जा रहा है, अटकलें लग रही कि उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर और गुजरात के जिग्नेश साथ आकर एक पार्टी बना भी सकते हैं आगे। या फिर जो अटकलें लग रही हैं कि वो उत्तर प्रदेश के फूलपुर से ही सही अगर कहें तो लोकसभा के लिए उपचुनाव लड़कर विपक्ष के महागठबंधन की एकता की मिसाल बनेगी। केशव प्रसाद मौर्य द्वारा खाली की गई सीट पर समाजवादी पार्टी का भी उन्हें समर्थन मिलेगा। एकजुट विपक्ष की वो उम्मीदवार बन सकती हैं। तो बहरहाल बीजेपी ने अपना दाव चल दिया है। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को भारी जीत दलित वोट के कारण भी मिली। खास तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र के साथ कई राज्यों में यह देखा गया। 84 रिजर्व दलित सीटों में से बीजेपी को 40 में जीत हासिल हुई, लेकिन
वोट मिले 28%, जो कि देश भर में मिले 31% वोट के औसत से कम थे। लेकिन CSDS का सर्वे ये भी बताता है कि रिजर्व सीट यानी कि आरक्षित सीट से बाहर ज्यादा संख्या में बीजेपी को दलितों ने वोट किया था। बहरहाल हाल में गौरक्षा के नाम पर दलितों की पिटाई और मौत बीजेपी के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हुई है। गुजरात में 11 जुलाई 2016 को ऊना में जो घटना हुई, आंध्र में अगस्त 2016 में, दिल्ली में 21 अप्रैल 2017 को, ये फहरिस्त लंबी है जिससे दलित समाज में रोष है। वो चमड़े के कारोबार से बड़ी संख्या में जुड़े हैं और इस पर पाबंदी से उनके रोजगार और जीवन यापन पर सीधा असर पड़ा है। तो आज प्राइम टाइम में हम समझेंगे देश में बदलाव के मुहाने पर खड़ी दलित राजनीति को। और हमारे साथ बेहद खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रतन लाल हिंदू कॉलेज के हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। राहुल वर्मा रिसर्च फेलो हैं, CSDS के हमारे साथ स्टूडियो में हैं। राकेश सिन्हा संघ विचारक हैं। देवाशीष जरारिया प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी हमारे साथ है। और उदित राज जुड़ेंगे कुछ देर में, बीजेपी के सांसद हमारे साथ। तो पहले मैं आप ही से राकेश सिन्हा शुरुआत करना चाहूंगी। हम सबको बधाई कि हमारे देश को 14वें राष्ट्रपति मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम आपके जरिए बीजेपी की सत्ता जो राजनीति है उसकी चर्चा करें तो किस तरह से आंकेंगे आज की इस जीत को आप? पहले तो इस अवसर पर रामनाथ कोविंद जी को हर किसी को बधाई देनी चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव को दलित विमर्श बनाने की आवश्यकता नहीं थी। रामनाथ कोविंद जी दलित जरूर हैं, लेकिन उनकी दो विशेषताएं मैं बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति बनने से पहले और उससे पूर्व गवर्नर बनने से पहले, उससे पहले राज्यसभा आने से पहले सार्वजनिक जीवन में होते हुए भी बहुत से लोगों को उनकी जाति का पता नहीं था। उन्होंने आइडेंटिटी को कभी अपने लिए उपयोग नहीं किया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि देश में दलितों की स्थिति जितनी भयावह है उतना हम समझ नहीं पाते। ये दर्द है और हम सब, मैं इसमें सामूहिकता का बोध करता हूँ कि सामंतवाद से लड़ने में विफल हुए। देखिए, पहले जातीय लड़ाई थी, अब वो जातीय लड़ाई सामंतवादी लड़ाई हो गई है। जो कथित रूप से ऊंची जाति के लोग अपनी सामंती मूंछ के कारण दलितों को आज भी वही समझ रहे हैं। और दुर्भाग्य क्या है, इस देश के दलित डिस्कोर्स में एक ऐसा वर्ग है, उसमें राजनीतिक दल हैं, कि जहां ऊना में हो या सहारनपुर में हो, अत्याचार कोई करे उसे हिंदू राइट, उसे हिंदुत्व, उसे RSS, उसे बीजेपी की बातें पर डाल देते हैं। ठीक है। ये गलती करने, मैं अब आता हूँ, इस गलती के का परिणाम क्या होता है? जो जमीन स्तर पर दलितों के बीच जितना संभव है संघ काम कर रहा है या बीजेपी काम कर रही है, जितना संभव है, जो डे टू डे कंटेक्ट में वो संघ के लोगों को जैसा समझते हैं दलित, और जो डिस्कोर्स में आता है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज रामनाथ कोविंद जी का जो राष्ट्रपति भवन में रायसीना हिल में जाना और उनका जो संदेश है, वह संदेश को मैं लिंकन के उस भाषण से जोड़ता हूं जब लिंकन ने ब्लैक गरीबों के लिए संदेश दिया था कि वो दिन बीत गए जब व्हाइट्स ब्लैक पर अत्याचार करेंगे। आज मैं इतना कहता हूं, एक अंतिम संदेश में सुन लीजिए। भारत के संविधान में भले ही 1976 में समाजवाद शब्द जोड़ दिया गया और हम समाजवाद शब्द का उपयोग करना भी नहीं चाहते, न करेंगे, लेकिन समानता का जो संदेश रामनाथ कोविंद जी ने दिया है, यदि भारत की सरकार उस समानता के संदेश को लागू करती है, सिर्फ दलित ही नहीं, हाशिए पर सभी लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है। देवाशीष, देखिए, पहली चीज़ तो सिन्हा जी ने बताया कि उनका दलित आइडेंटिटी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ था तो अमित शाह जी ने 4-5 बार उसी भाषण में कोट कर दिया कि किस कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं। बार बार ये बताया गया। आज भी जब हम राष्ट्रपति जी का भाषण सुन रहे थे तो उन्होंने ही बताया कि वो किस आइडेंटिटी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हिंट दिया। तो इस तरीके से कि ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, ये बात थोड़ा सा मैं इनसे डिफर करूंगा इस चीज़ पे। दूसरी चीज़ ये बोल रहे हैं कि देश में इस तरह का माहौल बना दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को ये बताया जाता है कि वही दलितों के खिलाफ अत्याचार कर रही है। तो उनको ये बताना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो दलितों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन देवाशीष, जो उनका एक ये भी वाक्य था कि दलितों के दर्द को गहराई से समझा ही नहीं गया है। आपकी पार्टी तो दलितों के ऊपर, मायावती तो साफ तौर से कहती है, राजनीति करती आई है। क्यों हमारे उत्तर प्रदेश के दलितों को इस तरह से उनकी हालत इस तरह से बनी रही? देखिए, मैं बताता हूँ, मैं एक एग्जांपल से लेता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैं नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के एक अम्बेडकर आवास में गया। वहाँ पर मैं गया तो मैंने वहाँ स्टूडेंट से पूछा कि यार मायावती जी ने क्या किया, इसमें बहुत डिबेट चलती कि मायावती जी ने क्या किया। तो वहाँ के जो छात्र थे, जो
ग्रेजुएट हो गए हैं, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक पूरी पीढ़ी तैयार कर दी है एजुकेशन के मामले में। अगर मायावती जी ना होती तो हम आज एजुकेट ही नहीं हो पाते। तो इस तरीके से शायद कोर्स रहा होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, वो इतनी प्रबलता से आ नहीं पाए। लेकिन जब आप समाज के पास लौट के जाते हैं, जब उनसे पूछते हैं कि आपका सच्चा हितैषी तो कौन क्यों है, होता है कि 2017 में 19 सिर्फ सीटें मिलती हैं मायावती को? देखिए वो विचार का विमर्श है या कि लोकसभा में एक भी नहीं मिलती है, ये विचार का यही देखिए हम बिल्कुल विचार का विषय। देखिए जो 2014 का इलेक्शन था वो टोटली बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया था। देखिए सबके सामने है कि उस तरह से कांग्रेस की जितनी खस्ता हालत थी, उसने पूरा वोट जो डाइवर्जन था वो मोदी जी को करा कांग्रेस दिया। को आप ठीक है, हाँ, कांग्रेस को मैं उसका सीधा दोष मैं कांग्रेस को देता हूँ। लेकिन जब 19 का जो इलेक्शन 17 का जो इलेक्शन हुआ है, 17 के इलेक्शन में बहुत सारी बातें सामने आई हैं। अभी भी मेरे सामने लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हमारा पूरा का पूरा गांव में बीजेपी का एक वोट नहीं है, लेकिन जब मतपेटियां खुली, जब ईवीएम खुली, तो पूरा का पूरा वोट बीजेपी को वहां से निकल के आया। तो इस चीज में अभी प्रॉब्लम्स हैं। हम लोगों ने इस मामले बहुत मुद्दा उठाया ईवीएम के ऊपर, लेकिन उस चीज में हमें उतना रिजल्ट नहीं मिला। बहरहाल उस पर भी आएंगे। आपसे प्रोफेसर रतनलाल, आप पढ़ाते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, लेकिन जिग्नेश और जिस तरह से चंद्रशेखर हैं, उनकी रैली भी हुई, आप उनसे एक तरह से जुड़े हुए हैं। आप किस तरह से आकेंगे इस समय जो दलित राजनीति है, उभार पर है, कहाँ पर है वो इस समय? देखिए, पहले तो हमारे सीनियर साथी हैं राकेश जी, इन्होंने आधी बात मेरी कंप्लीट कर दी। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा हमें कि भाजपा और संघ परिवार ये आकंठ जातिवाद और संप्रदायवाद में डूबा हुआ है। आप इसका सोशल ऑडिटिंग हम लोग करके पता कर सकते हैं। दूसरा, 70 साल हो गए आज़ादी के, और संविधान हमारे पास, हम दावा करते हैं कि सबसे बड़ी लोकशाही है दुनिया में। तो संविधान की जो प्रस्तावना है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, तो कम से कम इस घड़ी तो समीक्षा करनी पड़ेगी क्या हम प्राप्त किए या नहीं किए। जी। कुमारी मायावती ने जिस तरीके से संसद में जो हुआ, हम लोगों ने सबने देखा, और एक चुनाव हारना जीतना चलता रहता है, लेकिन वो एक राष्ट्रीय नेता है, इससे कोई दो राय नहीं है। और उनको नहीं बोलने दिया जाना, और दूसरी बार, पहली बार दिलचस्प बात हमने देखी कि सरकार के नुमाइंदे वहाँ बहस नहीं होने देना चाह रहे थे, और एक मंत्री हैं नकवी साहब, उनकी बात देखकर तो इतना हास्यास्पद लगा। वो कह रहे थे कि मायावती जी यहाँ विशुद्ध राजनीति करती हैं। तो मुझे थोड़ा सा अचंभा लगा, लेकिन मुझे लगा ठीक वो कह रहे हैं कि अब जो है संसद में भजन कीर्तन होगा और राजनीति अडानी अंबानी के घर में होगी। तो यही उनके कहने का मतलब, संसद में राजनीति नहीं होगी, विश्वविद्यालयों में विमर्श नहीं होगा, तो कहाँ होगा राजनीति, ये भाजपा को और संघ परिवार को बताना चाहिए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज अपार्ट, कि बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि अब जो राजनीति है धीरे धीरे दो भाग में बढ़ती जा रही है। ये संघर्ष है, सांस्कृतिक और वैचारिक संघर्ष है, कि जनेऊधारी बनाम गैर जनेऊधारी। इसको दूसरे शब्दों में अगर समझेंगे तो वैसे लोग, हम संघ परिवार अगर नहीं भी बोलते हैं, तो जो मिथकीय मनु बाबा के जो विचारधारा को कैरी कर रहे हैं उनके बीच, और जो मॉडर्न मैन अंबेडकर हैं, जिनकी पूरी ये संविधान और तमाम और उनके लिटरेचर है, उनके विचारों के बीच ये एक सांस्कृतिक युद्ध है, ये वैचारिक युद्ध है, ये और शार्पन होगा। उसका कारण ये है, आप देख लीजिए, चाहे रोहित वेमुला का मसला हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय में राकेश जी हम सब पढ़ाते हैं, चाहे जेएनयू हो, चाहे पटना हो, चाहे गोरखपुर हो, लखनऊ हो, अब जो डाइवर्स बैकग्राउंड से जो छात्र आ रहे हैं। आप लोग मायावती के साथ क्यों नहीं जुटे? जो ये पूरा संघर्ष था, मायावती जो सहारनपुर में हुआ, जो चंद्रशेखर जिस तरह से भीमसेना सामने खड़ी हुई, पूरा ये सहारनपुर का वाकया सामने आया, क्यों इस तरह से लगा कि ये हुआ भी कि भीमसेना बनानी पड़ी? बहुजन समाज पार्टी को उतनी तवज्जो नहीं दी गई, वो नहीं जुड़ पाई। क्या मायावती सामाजिक संगठन है, वो तो बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे, ठीक है, आप समझिए, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और सहारनपुर घटना पे जितने भी आंदोलन हुए जंतर मंतर पे, उसमें हम लोग लिखे भी हैं और शामिल भी हुआ हूँ शरीर, कि आप पूरा पॉलिटिक्स का ग्रामर चेंज हो रहा है। और एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मायावती जी का जो पूरा रिएक्शन था संसद में, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था वो, और जो एग्रेसिव होना चाहिए था, तो ये चाहे जिग्नेश मेवानी, चाहे चंद्रशेखर, चाहे तमाम इस तरह के विश्वविद्यालयों में जो दमन हो रहे हैं और हमले हो रहे हैं, वैसे जो लोग सवाल कर रहे हैं, उस पर अगर बहन जी नहीं बोलेंगी तो इतिहास और समाज के गर्भ से विकल्प तैयार होता है, समय लगता है। इसीलिए मुझे लगता है कि वाकई उनको पॉलिटिकल अपना अगर सिग्निफिकेंस, उनका महत्व बनाए रखना है, तो उनको पुराने अपने गो बैक टू द बेसिक्स,
और एग्रेसिव पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि आप किसानों का सवाल है, मजदूरों का सवाल है, प्रमोशन रिजर्वेशन का सवाल है, छात्रों की मतलब जो हालत है दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूं और केंद्र सरकार के नाक के नीचे रिजर्वेशन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मायावती की राजनीति और अंबेडकर जी की राजनीति थी, जिस तरह से करते थे वो भी समझेंगे, लेकिन पहले मैं जरा राहुल को 1 मिनट लेकर आती हूँ। राहुल, आप इस समय किस तरह से देख रहे हैं इनका जो विश्लेषण था कि एक तरफ ये बीजेपी और संघ की विचारधारा चल रही है और दूसरी तरफ दलित विचारधारा यहाँ पर है, हालांकि दो भाग दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें समय लगेगा एक पूरा साफ रूप सामने आने में। लेकिन जो दलित राजनीति है अब ये एक बहुत अहम मोड़ पर आकर हमारे सामने, हमारे देश के सामने आ गई है। इस साल अगले साल तमाम चुनाव होने वाले हैं, 2019 में हमारे लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले हमारी बीजेपी जो सत्ता में है, केंद्र में 3 साल हो चुके हैं, उसकी जो पोस्चरिंग है किस तरह से आंकते हैं आप इसे? तो बेसिकली दलित राजनीति नहीं हो रही है, दलितों में अब कई भाग हो गए हैं। और इस समय अगर हम सिविल सोसाइटी के एरिना में, मतलब अगर कोई आंदोलन जो चल रहे हैं वहां पे वो दलित आंदोलन चल रहे होंगे, पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के एरिना में इस समय एक डिवीजन हो रहा है और बीजेपी उस फॉल्ट लाइन पे गेम खेल रही है। तो आज जब आपने राष्ट्रपति का जो आपने छोटा सा स्पीच चलाया था, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं एक दलित समाज से आया हूं, उन्होंने कहा मैं कोली समाज से आया हूं। और यहाँ पे राजनीति हो रही है। जो भीम सेना भी सहारनपुर में जो मुद्दे उठा रही है, बीजेपी चाहती है भीम सेना स्ट्रांग हो। ये क्योंकि भीम सेना की जब राजनीति होती है तो वो दलित में एक फॉल्ट लाइन क्रिएट करता है। तो सहारनपुर में अगर आप ग्राउंड लेवल नैरेटिव जो है वो ठाकुर वर्सेस दलित की लड़ाई नहीं है, वो ठाकुर वर्सेस जाटव की लड़ाई की जा रही है। मायावती को जो ये मौका दिया, जिस तरह से उनको सहारनपुर पे नहीं बोलने दिया गया, कैसे उसे समझे? फिर बीजेपी यहाँ पे चूकी या उनके लिए ठीक ही है कि मायावती इस तरह से उनको मौका दिया गया, या ये अनएक्सपेक्टेड था? मायावती खुद बहुत हाशिए पे चली गई थी, बहुत परेशान थी, इसलिए उनको ये कदम उठाना ही पड़ा। देखिए, मायावती दलितों की बड़ी नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर कल का जो उनका एक्शन था वो स्पॉन्टेनियस तो था, पर उसमें हताशा भी थी। इस समय मायावती दलित राजनीति के हाशिए पे खड़ी हैं। पिछले 3 मतलब आप 2007 में देखें तो मायावती 2009 में प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती थी, लगातार डाउनफॉल हो रहा है। हर स्टेट में 2007 के बाद उनका वोट शेयर लगातार गिरता रहा है बीएसपी का। इवन हिंदी हार्टलैंड में वो रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, अब सिर्फ उनकी राजनीति यूपी तक बची है। तो मायावती जाहिर सी बात है हाशिए पे है। पर आप हमेशा पावर पॉलिटिक्स में मतलब थोड़ा क्रूएल होकर देखना पड़ेगा। बीजेपी क्यों नहीं है आपको बोलने देगी हाउस में? आप अपने जो भी आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हैं आप उन्हें पुश करते हैं। जब प्रतिद्वंदी पुश होता है तो मिस्टेक्स करता है। मायावती के पास अब तरीका भी यही है, अग्रेसिव बहुजन पॉलिटिक्स। अगर वो नहीं करती हैं तो वो खत्म हो जाएंगी। क्योंकि उन्होंने जो इस्तीफा दिया पहले उस पर कुछ कारण बताया, वो रिजेक्ट हो गया, फिर वो दोबारा गई और फिर उन्होंने 1 लाइन का दिया, क्योंकि रूल कानून के मुताबिक यही होता है कि आपको 1 लाइन का इस्तीफा देना होता है, तभी आपका वो माना जाता है। और फिर वो उनका ये माना गया। तो जो अग्रेसिव क्या वो उससे भटक गई थी, जिस तरह से ये भटक गई थी या उससे दूर चली गई थी? क्योंकि जब काशीराम थे 80-90 की, वो साइकिल में चलते थे। नागनाथ और सांपनाथ का उनका उदाहरण होता था कि एक कांग्रेस बीजेपी, लेकिन फिर भी उनको साथ लेना है। हम एक मजबूर सरकार चाहिए, मजबूत सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मजबूत होगी तो दलितों को दबाती है। तो जो काशीराम का जो सोच थी, जिस तरह से वो सरकारी कर्मचारियों में मिल जाते थे, साइकिल में चलकर जाते थे, उससे बहुत दूर चली गई थी मायावती। वो हेलीकॉप्टर से उतरती थी, दिखाई देती थी, उनके जूते चर्चा में आते थे, उनके बैग्स चर्चा में आते थे। क्या ये, और वो ठीक है कहकर लेती थी अपने जो उनके लोग हैं उनसे पैसा, लेकिन क्या जो पैसे का जो मांगने का तरीका था, ये जो लालच में शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगी, लेकिन क्या वो उनकी छवि पर हावी हो गया था? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आपने जैसे बोला कि सब कुछ पब्लिक डोमेन में था और इसीलिए सबसे ज्यादा आरोप उन पर लगाए जाते हैं, क्योंकि वो हर चीज उन्होंने सब कुछ हर नेता का सब कुछ पब्लिक डोमेन में होता है, ज्यादातर हमारे नेताओं का तो सब कुछ पब्लिक डोमेन में। और उन्होंने अपने समाज से इस बारे में कई बार खुलकर चर्चा की है आमने सामने। कई बार उन्होंने रैलियों से डायरेक्ट इंटरेक्शन किया है कि मेरे पास घर है, मेरे पास ये है, और इसी बात से चिढ़ते हैं जो मनोवादी लोग हैं कि मेरे पास इतना क्यों है एक दलित होने के बावजूद भी। तो इस बात को समाज ने बहुत हद तक एक्सेप्ट किया है। देखिए, हाँ, मैं एक चीज़ पे एक्सेप्ट करता हूँ कि कुछ तरीके से जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उसमें डाउनफॉल देखा गया है, जिसकी वजह से समाज से ये मांग उठने लगी कि बहन जी अब एग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ जाएं।
और जितना मैं बता रहा हूं कि जो दलित राष्ट्रपति की जो बात है, जब कोविंद जी का आज नेतृत्व, जब 14वें राष्ट्रपति जब बने हैं और साथ में मायावती जी का जब रेजिग्नेशन हुआ है, तो आप देखोगे कि सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक पे क्या घूम रहा है, क्या जा रहा है। तो वो दलित राजनीति में मैं बहुत स्तर से बता सकता हूँ कि मायावती जी के इस इस्तीफा से बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदला है। पर एग्रेसिव का ये मतलब नहीं है कि आप फिर से 1970s और 1980s की पॉलिटिक्स के लिए, आपको हमेशा पॉलिटिक्स में री इन्वेंट करते रहना होता है। रूल पुराना है, डिवाइड एंड रूल, पर आपको जो डिवीजन सोसाइटी में क्रिएट करने होते हैं वो हमेशा नए करने होते हैं। तो अब एग्रेसिव दलित पॉलिटिक्स, क्योंकि वो तो वैसे भी करती है कि मैं दलित की बेटी हूं, मेरे को सताया जा रहा है, मेरे को ये किया जा रहा है। आपके पास एक नया लैंग्वेज क्या है पॉलिटिक्स का? मोदी ने एक नया लैंग्वेज दिया है, उसके सामने आपके पास नया लैंग्वेज। बस एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेने के लिए कहा जा रहा है, तो नया क्या होगा इस राजनीति में? एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, आप लोग भी लौटिएगा प्राइम टाइम में। तो राकेश जी, जब हमारी बीजेपी सत्ता में आई, उसने कहा सबका साथ सबका विकास और यही कोशिश रही है, लेकिन क्यों हमारा दलित समाज इस समय इस मुहाने पे खड़ा है कि उसमें इस तरह का भारी रोष है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की बिहाफ से कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं ये सोच कर आया था कि आज राष्ट्रपति के चुनाव पर विमर्श होगा, लेकिन आज पूरी विमर्श दलित राजनीति पर है। मायावती जी हों या काशीराम जी हों या उससे पूर्व जितने दलित नेता हों, सबका कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। एक बात समझ लीजिए, किसी भी राजनेता का, चाहे वो कथित रूप से सवर्ण हो या दलित हो या कथित रूप से अल्पसंख्यक समाज का हो, जब समाज उसको नेता बनाता है कुछ आकांक्षाओं के साथ, लेकिन जब समाज उसको आंकता है कि नेता बनने के बाद आप स्वयं के लिए जी रहे हैं या समाज के लिए जी रहे हैं। मैंने 2000 में लालू जी के लिए एक लेख लिखा था दैनिक हिंदुस्तान में। मैंने कहा था कि लालू जी यदि भ्रष्टाचार नहीं करते तो बिहार के सबसे बड़े रिफॉर्मर होते, चूंकि उन्होंने जातीय समीकरण में सामंतवाद को मिटाया था। तो आज मायावती जी का जो डिक्लाइन हुआ है उसका कारण स्वयं है, कोई दूसरा नहीं है। हमारे साथ एक बात मैं एक लाइन कह दूं, देखिए, दलित राजनीति मोनोलिथिक नहीं है। मुझे अच्छा लगा नए स्वर उभर रहे हैं और उस स्वर को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर ये स्वर क्यों है। लेकिन दलित राजनीति में अनेक वर्ग हैं और उस वर्ग में एक बड़ा वर्ग को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जमीनी स्तर पर काम करके अपने साथ ले रहा है। उदित राज हमें कहा जा रहा है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के सांसद है। उदित जी, इस समय जो हमारा जो दलित समाज है, बताया जा रहा है काफी रोष में है और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि हमारे इस वर्ग को खुश रखा जाए। ऊना में जो हुआ, गुजरात में हुआ, कोई भी बीजेपी के नेता वहां पे नहीं गया था उनको समझाने मनाने। गुजरात में चुनाव भी होने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि इस समय राजनीतिक बात करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव जरूर राजनीतिक दलों के द्वारा और एमपी एमएलए के द्वारा किया जाता है, लेकिन पोस्ट जो है नॉन पॉलिटिकल है और देश का जो राष्ट्रपति होता सबके लिए होता है। और मैं राष्ट्रपति जी को इसमें नहीं ला रही हूं। बात यह है कि मैं दलित वर्ग की राजनीति कर रही हूं। दलित समाज के राष्ट्रपति को इसमें नहीं ला रहे हैं बनने का मौका मिला जी। यह देश के लिए बहुत अच्छा और गरीब और दलितों के लिए बहुत अच्छा। और यह भी इससे एक मैसेज गया कि एक गरीब घर में पैदा होकर के डेमोक्रेसी ही एक ऐसा फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है कि हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंचा जा सकता है। तो अगर बीजेपी की ये कोशिश होती है कि जिस तरह से आज कोविंद जी ने भी कहा था, उनका भी जो आशय था कि दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही है और मुझे अपने गांव का वो घर याद आ रहा है जो फूस की छत का था और मैं कैसी दीवार के सहारे में अपने भाई बहनों के साथ खड़ा होता था, तो एक संदेश तो गया ना इस वर्ग में, एक मन में एक मजबूती आती है, एक उम्मीद बनती है कि देखिए हमारे में से अपना एक वहां पर पहुंचा है, उस महामहिम के पद पे पहुंचा। हमारे लिए व्यक्तिगत मुक्ति के बहुत ज्यादा मायने नहीं है। और जैसे इसी तरीके से हुआ कि एक घर में 5 महिला का रेप हो जाए और एक को सरकारी नौकरी दे दें और बोले कि आप जो है थोड़ा सा आप फील कीजिए। कि आप बताइए कि हमारी सबसे बड़ी हार थी पूना पैक्ट, और उसके बाद जो हमारे नेता उभरे 2,83,000 करोड़ रुपए पिछले 35 साल में SC ST कल्याणार्थ वापस हो गए, खर्च नहीं हुआ। और जो खर्च हुआ उसका भी बंदरबाट ही हुआ होगा, हमारे नेता बोलते नहीं है। अगर पूना पैक्ट नहीं हुआ होता तो आपके डंडे अगर हमारे पीठ पे सहारनपुर या ऊना में चलते तो फिर बाह नहीं ना, आपकी सरकार उखाड़ देते।
तो व्यक्तिगत मुक्ति, आप मेरी बला से आप प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे। क्या मानना है हमारे कि जो जमीन ये का सवाल है, भूमि का सवाल है, जब हमारे सम्मान का दलित सवाल है। समाज के लोग प्रतिष्ठित सीटों पे पदों पर पहुंचते हैं, ये व्यक्तिगत मुक्ति हो जाती है? अगर हमारे राष्ट्रपति बनते हैं या फिर हमारे उप मुख्यमंत्री बनते हैं, क्या उससे सिर्फ एक व्यक्तिगत मुक्ति मानी जाए? मायावती जब इतनी सत्ता संभालती हैं तो क्या एक सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति होती है? जिस तरीके से आप समीक्षा कीजिए ना, कि मैंने कहा कि 130 सांसद हमारे अंदर बैठे हुए हैं संसद के अंदर, और रोहित बोमुला पे, सहारनपुर पे या ऊना पे उनकी आवाज नहीं निकलती है, तो इसका मतलब वो व्यक्तिगत मुक्ति के लिए हुआ है ना, कि मेरा पार्टी में टिकट कट जाएगा अगर हम बोलेंगे। अगर दलित को सिर्फ दलित चुनते होते तो आज इस देश में ये हालत नहीं होती। तो ये तो पॉलिटिकल क्लास पे आप कह रहे हैं, जो पूरा ये राजनीतिक वर्ग है जो ये ऑब्वियसली पॉलिटिकल क्लास हमारे इश्यूज को लेकर सीरियस नहीं है। हमारे इश्यूज है रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है, हमारा इशू है सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी का सवाल है, हमारा इशू है भूमि का आवंटन का सवाल है। कागज पे भूमि बट रहा है और जमीन पे ही सारा, मतलब सारे कागज पे हमारे काम हो रहे हैं। अभी तक रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ, प्रमोशन का इशू है, छात्रों की छात्रवृत्ति का इशू है, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन बहरहाल इस समय क्या हो सकता है इस राजनीति में? मेवानी के लिए कहा जा रहा है कि उस पर ग्रास रूट में उन्होंने काम नहीं किया है। दलित वर्ग जो तमाम गुजरात में है, हालांकि कम प्रतिशत ही है वहां पर, उनको भरोसा नहीं है। चंद्रशेखर, इनकी एकजुटता क्या एक खतरा बन रही है मायावती के लिए, या ये एकजुट हो पाएंगे? एक अलग पार्टी की जो अटकलें लग रही हैं वो होगा? क्या आप देख रहे हैं आगे भविष्य? हाँ, मायावती के लिए जरूर खतरा है। भले चंद्रशेखर और ये मेवानी और जो और नेता हैं वो कुछ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कर ना पाए, पर पॉलिटिक्स में नैरेटिव कौन कंट्रोल करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नैरेटिव मायावती के हाथ से निकल जाएगा, जब ज्यादा एग्रेसिव और मोर वोकल लीडर्स कंट्रोल कर रहे होंगे पॉलिटिक्स को, तो मायावती दलित राजनीति के नैरेटिव को नहीं कंट्रोल कर रही होंगी। 80 और 90 के दशक में दलित राजनीति सिर्फ दो नामों से जानी जाती थी, 80 में बाबा कांशीराम के नाम से, और 90 और 2000 के दशक में मायावती। वो जो कांग्रेस ने एक गैप छोड़ा था उसे इन दोनों ने आके फिल करा। अब जो मायावती की वजह से जो गैप पैदा होगा उसे कोई और फिल करेगा, तो बीजेपी कुछ ऐसे लीडर्स को उभारने की कोशिश करेगी जो अलग अलग सोचो। वो पूरी तरह से दलित पॉलिटिक्स नहीं कर रही है बीजेपी। वो कोली समाज से एक नेता ला रही है, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को लाया यहाँ पर यूपी में, उदित राज को, पासवान को, तो वो अलग दलित राजनीति में इतने फॉल्ट लाइंस क्रिएट कर देंगे कि फॉल्ट लाइंस का फायदा बीजेपी को मिलेगा। चलिए, फॉल्ट लाइंस का फायदा बीजेपी को हो जाए और तमाम इस वाकई इस एक बदलाव के मुहाने पर बीजेपी। इस समय मेरे पास मुझे कहा जा रहा है इतना ही है। सुशील बहुगुणा हमारे कान में बताएंगे कि हम आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं, लेकिन बहरहाल मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, हमारे पीठ पे डंडे मारो और हमारे एक भाई को जो है मलाई खिला दो, हमारा वो सवाल है ही नहीं। आप हमारे लोगों को मंत्री बनाओ या ना बनाओ, बने या ना बने, आप जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, जो इश्यूज हैं, उसको आप एड्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट मसला है। और सेकंड, दलित पॉलिटिक्स इज डायनेमिक पॉलिटिक्स, वो भेड़ वर्गीय नहीं हो सकता है ना, आइडियोलॉजिकल पोजिशनिंग तो होगी। डायनेमिक पॉलिटिक्स। अब मुझे कहा जा रहा है कि मैं बढ़ा सकती हूँ। उदित जी, जो हमारे दलित समाज जो वर्ग के जो सवालात थे, जो उनकी उम्मीदें थी, क्या उसको जो हमारे दलित नेता हैं, जिस तरह से कह रहे हैं एक व्यक्तिगत मुक्ति एक तरह से मिल जाती है, क्या दलित नेता पद पर पहुंचकर भूल जाते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। जो जैसे कि ये लोगों के अंदर एक बड़ी भ्रांति है, जो दलित नेता चुन करके आते हैं वो दलितों से चुन के नहीं आते। कहीं भी दलित की आबादी किसी भी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा 25% होगी, वरना एवरेज 20, 22, 25 या 15 होता है। तो बाकी जो लोग चुनने वाले होते हैं कौन होते हैं? गैर दलित होते हैं। एक बात। दूसरी बात है कि यह परंपरा शुरू से है कि कमजोर ऐसे दलित को उम्मीदवार बनाया जाए एमपी एमएलए के लिए कि जिसकी जुबान न हो। वो केवल पार्टी का ही दोष नहीं है, वो जो समाज है, जो दबंग जातियां हैं, ऐसे लोगों को ही प्रेफर करती हैं जिसकी जुबान नहीं है। तो बहुत सारे कारण उदित जी, हमारे देश में तो लोकतंत्र है, जो हमारे नेता भी हैं वो चुनकर आते हैं, आप भी चुनकर आए हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी चुनकर आए हैं। तो क्या माना जाए जो हमारे दलित नेता चुनकर आते हैं वो धोखा दे देते हैं अपने समाज से? नहीं, ऐसा नहीं। अपवाद हो सकता है, अपवादी है। ज्यादातर तो मैं कह सकता हूं संसद में भी, विधानसभाओं में
या तो पंचायत स्तर पर जो दलित समाज के चुन करके आए उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं, उनकी समझ नहीं है, जानकारी नहीं है, और किसी तरीके से परिक्रमा करके आए हुए हैं। काफी ऐसी है ये परंपरा नेहरू खानदान ने ही डाली थी। नेहरू जी ने अपने रसोई वाले को एमएलए बनवा दिया था। तो वह भी देखना है, केवल यह नहीं कि दलित नेता चाहते ना, उनके दिल में होता है, वो समाज से आते हैं, लेकिन वो खुद अगर वो दलितों से कहे हमें वोट दे तो दलित उन्हीं को खुद नहीं वोट देगा। नेहरू जी की दलित बात वोट करें, देगा लेकिन दूसरे तमाम के ऐसे कहने नेता से हैं वोट जिनकी देगा। जो तो किचन ऐसा में काम नहीं है कि करते वो थे, भूल बड़े-बड़े जाते नेता हाँ, तमाम राज्यों में कईयों बने का हैं, यह है कि बड़े-बड़े स्वार्थी हो मंत्री जाते बने हैं। लोलुप्त तो हो जाते हैं, जी। अपना स्वार्थ का, अपने स्वार्थ की चिंता करते हैं, तो दलित समाज मुझे के बारे में ब्रेक लेने भूल के लिए ही कहा जा रहा, जाते अभी हैं। लेती हूँ ब्रेक। और आप कुछ कह रहे थे, फिर एक ब्रेक मैं लेते हैं। जी उदित जी, एक दो चीजें कहना चाह रहा हूं। एक तो आई थिंक ये मतलब पूरी तरह से सही नहीं है कि दलित नेता दलितों के लिए काम नहीं करते हैं। मतलब रिसर्च ये शो करता है, ये दिखाता है कि दलित रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज और जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दलितों का लेवल ऑफ डेवलपमेंट 1971 और 2007 के बीच में, अभी एक नया रिसर्च आया है, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे रहा है। देखिए ये बात सही है कि मतलब अगर हमारे पास सेपरेट इलेक्टोरेट जो 1932 पूना पैक्ट में अगर वो होता तो उसकी दिशा कुछ और होती। अब वो क्या होता मुझे नहीं पता है, पर इलेक्टोरल लॉज जो लॉ कानून बन जाता है वो एक बाइंडिंग फैक्टर होता है। अब आपको 1952 से जो राजनीति का पैमाना बना है उसमें राजनीति करनी है, तो आप शिकायतें कर सकते हैं, पर उस पॉलिटिक्स के नुएंसेस को समझना होगा कि आपको ये किस तरह से ये गेम को खेलना है। नुआंसेस को समझना होगा, किस तरह से गेम खेलना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जो आगे हमारे दलित राजनीति में नए चेहरे उभर रहे हैं उनको भी कुछ और समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे प्राइम टाइम में। कुछ समय रह गया हमारे पास। अब राहुल, मायावती के लिए इस समय ये वजूद की लड़ाई का समय है। बिल्कुल, मायावती को बहुत ही जल्दी तय करना होगा कि वो किस तरह की नेता बनना चाहती हैं, उनकी आइडियोलॉजी आगे क्या होने वाली है, उनका सोशल बेस क्या होने वाला है, और उनका पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा। ये 4 मुद्दों पे उनको राजनीति करनी है। क्या वो कांशीराम की तरह राजनीति करेंगी? कांशीराम जब कहते थे कि मैं अवसरवादी की राजनीति करता हूं तो हम उसे एक रेडिकल आइडिया मानते थे, पर मायावती पैसे लेती है तो हम उसे ठीक नहीं मानते। तो उन्हें तय करना है कि वो रेडिकलिज्म किस तरह से लाएंगी। उन्हें यह तय करना है कि उनका सोशल बेस क्या होगा, जाटव होगा, पूरा दलित समाज होगा, या पूरा बहुजन समाज होगा। अभी बीजेपी बहुत ही अच्छे से उनके दलित वोट बैंक में सेंध लगा चुका है। अब ये जाटव वर्सेस नॉन जाटव की लड़ाई हो चुकी है, और 2014 से 17 के बीच में, और ऐसा लगता है कि 19 तक बीजेपी नॉन जाटव वोट जो ये गौ रक्षा के नाम पर जो ये चमड़े के काम में ज्यादातर लगे होते हैं, वो जाटव वोट होते हैं, वो मायावती के हैं। ये रतन जी अच्छे से बता पाएंगे, पर मुझे जहां तक पता है कि वो जाटव ही होते हैं। जो रोष है, मैं समझना चाह रही हूँ दलित समाज का। देखिए, राजनीति बड़ी चीज होती है, चुनाव उसका एक अंग होता है, और मैं संघ परिवार को, हम एग्री करें डिसएग्री करें, हम सबको उनको बधाई देना चाहिए कि 90 साल से वो ईमानदारी से, अगर उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, दलित को पीटना है, मुसलमानों को भगाना है, पिछड़ों को दबाना है, अगर वर्ण व्यवस्था लागू करें, ईमानदारी से वो 90 बरस से लगे हुए हैं और जाके जमीन पर काम कर रहे हैं वो, और 90 बरस लगाए तब नरेंद्र जी को, मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया। ये जो सोशल जस्टिस, सो कॉल्ड और सेकुलरिज्म की जो राजनीति करते हैं, इनके लिए पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ इलेक्शन का मसला होता है, इक्वेशन का मसला होता है। पॉलिटिक्स रोज होता है, चौक चौराहे पे होता है, अखबार में आजकल लिख के होता है, आपके स्टूडियो में होता है, मैगजीन में लिख के होता है, बातचीत में होता है, सोशल मीडिया में होता है। तो मुझे लगता है कि जो ट्रेडिशनल जो पॉलिटिक्स है, खास तौर से सोशल जस्टिस एंड सेकुलरिज्म का जो कहते हैं, मैं कहता हूँ उनके अंदर भी मनुवादी लोग बैठे हुए हैं। उनके जनेऊ जो है, उनके बहुत सारे लोगों के चमड़ी के अंदर है उनमें। तो वो इस एस्पिरेशन को समझ नहीं पा रहे हैं कि जो बच्चा 90 में पैदा हुआ, आज 27 साल का हो गया, अब वो दलित पिछड़ा अंग्रेजी बोलता है, अच्छे कपड़े पहन के चल रहा है, वो गॉगल्स लगाता है, मोटरसाइकिल पे चल रहा है, तो वर्ल्ड व्यू पूरा चेंज हो रहा है। तो ये हमको समझना, इसको अगर पूरा नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो, बिहार, यूपी, इस देश में, तो नया मूवमेंट तो इससे तैयार होगा, जो हम लोगों ने देख लिया है, चाहे जंतर मंतर पे और तमाम। दूसरा जो गाय का प्रश्न उठाया आपने, नहीं, मैं जो नई ऊर्जा तैयार हो रही है, चंद्रशेखर का नाम है, जिग्नेश मेवानी का नाम है, ये नाम तो सामने आ रहे हैं। क्या
इनका जो पॉलिटिकल रोल लेना, आप कह रहे हैं वो तो सिर्फ एक पॉलिटिक्स एक हिस्सा होता है इलेक्टोरल प्रोसेस। ऐसा है, 24 सितंबर को हम लोग दिल्ली में एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं राष्ट्रीय बहुजन समन्वय समिति के फोरम पे, और भारत भर में न्योता दे रहे हैं जितने इस तरह के सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, बहुजन पॉलिटिक्स, नॉट ओनली दलित, ट्राइबल, वुमेन, लार्जर जो पॉलिटिक्स है, उनको न्योता दे रहे हैं कि आप दिल्ली में आइए और दिन भर का मंथन करेंगे और देखते हैं कि उसमें से क्या निकलता है। 24 सितंबर को जी, इस साल, जी इस साल 24 सितंबर को दिल्ली में करने जा रहे हैं। दूसरा जो गाय वाली बात आ गई थी, ये सही कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत स्ट्रैटेजिकली जो है जाटव को एक तरफ करके और बाकी को तोड़फोड़ करने में, बिहार में भी ऐसे ही हुआ है। रामविलास जी किसी जमाने में जो है वो दिया जला रहे थे दलित के घर में, आज अपने घर में पावर हाउस लगा चुके हैं। तो ये बाकायदा सिस्टमेटिकली उनकी रिसर्च टीम है, इसलिए मैं कहता हूँ राजनीति रोज होती है, कहाँ किसको तोड़ सकते हैं वो सीरियसली काम कर रहे हैं। एक मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं कि ये सिर्फ कास्ट का ही क्वेश्चन नहीं, कम्युनलिज्म का भी प्रश्न है, और जिस तरीके से गाय के नाम पे लोगों को पीटा जा रहा है, दलित और मुस्लिम दोनों को, मुझे लगता है थोड़ा सा सरकार को समझना चाहिए कि थोड़ा सत्ता पचाने की आदत डालिए। सफलता मिलना बड़ी बात नहीं है, उसको पचा जाना बड़ी बात है। अगर 674 बरस मुसलमानों ने इस देश पर शासन किया, अगर वो तलवार के बल पर शासन किए होते, समझना पड़ेगा, तो मेरा नाम रतन लाल नहीं, शायद रहीम या रहमतुल्लाह होता। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये देश बहुलतावादी रहा है, डिफरेंट मल्टी कल्चरल सोसाइटी रहा है। इस बात को आप समझिए और सत्ता पावर को पचाइए। नहीं पचाएंगे तो वो जनता बहुत सब समझती है, आपको 19 में ही रिजल्ट पता लग जाएगा। तो मैं बहुत ही शॉर्ट में एक चीज कहना चाह रहा हूँ। मैं इस चीज से एग्री नहीं करता हूँ कि चुनाव बहुत छोटा हिस्सा है राजनीति का। नहीं, एक हिस्सा मैंने कहा। हाँ, वो एक ये इस समय हम देख रहे हैं दलितों पे अत्याचार हो रहा है। एक समय हाँ, सत्ता में जब तक नहीं है तब तक 5 साल जो फसल बोते हैं वो कटता है। दलितों पे अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के साथ कई जगह पे हमने घटनाएं सुनी, किसानों पे हो रहा है। आप हर जगह छोटे छोटे पॉकेट्स में मूवमेंट देख रहे हैं, पर हमारे मूवमेंट्स कभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि वो उस पर प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं, हम हमेशा ये शिकायत करते रहते हैं कि राजनीति रिस्पॉन्ड नहीं कर रही ने भी कहा था, और ये सत्ता की चाबी होनी चाहिए, गुरु किल्ली। सत्ता की गुरु किल्ली। और ये शायद जो दलित, ये इसीलिए हमें ये समझना होगा कि दलित राजनीति अकेले सत्ता की चाबी नहीं हासिल कर सकती, इसीलिए बहुजन समाज की राजनीति की बात की गई थी। 16% है, कुछ स्टेट, गुजरात में 8% है, जहां पे 40% मिनिमम वोट चाहिए होगा आपको चुनाव जीतने के लिए। अगर आप और मायावती ने क्या करा है पिछले 5, 7, 8, 10 सालों में, पूरा जो सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी कांशीराम ने छोटी छोटी तैयार की थी, अब सब खत्म हो गया। मायावती के बाद बीजेपी उसको समेटने में लगी और मायावती के हाथ से वो बिखर गया। बहरहाल आई हैव बीन मिस्टेकन। मैंने ये कहा कि राजनीति बड़ी होती है, तो राजनीति संबंधों में भी होती है, संस्कृति में होती है, भाषा में होती है, शिक्षा में। तो 5 साल जो आप फसल बोते हैं तो चुनाव के समय उसको काटते हैं। हमारे नेता सो कॉल्ड वही 5 साल फसल नहीं बोते हैं, शिव जी के बराती की तरह इलेक्शन के दिन जो है भभूत वभूत लगा के निकलते हैं, 2 दिन 5 दिन कैंपेन करके समझते हैं हम सरकार में। ऐसे नहीं होता है राजनीति। तो ये आप एक संदेश दे रहे हैं मायावती को। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी आए प्राइम टाइम में जुड़ने के लिए। लेकिन वाकई में दलित राजनीति हमारे देश में एक बदलाव के मुहाने पर है, और वाकई देखना रहेगा कि किस मोड़ से ये आगे गुजरती है और बढ़ती है। प्राइम टाइम में जितना ही, नमस्कार।